नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। और बच्चों, आज हम बात करेंगे आंग्ल मराठा संघर्ष। कल हमने बात की थी कि पहला आंग्ल मराठा संघर्ष हुआ और उसमें सालभाई की संधि के समाप्त हुआ। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ये आंग्ल मराठा संघर्ष होता है। समानांतर में आंग्ल मैसूर युद्ध भी चल रहा है, मैसूर संघर्ष भी चल रहा है। और आंग्ल मैसूर संघर्ष जब सेकंड में पराकाष्ठा पर आता है आंग्ल मैसूर, तब ठीक उसी समय में पहला आंग्ल मराठा संघर्ष सामने होता है और 1782 में सालभाई की संधि के साथ समाप्त होता है। यद्यपि सालभाई की संधि में अंग्रेजों को इतनी सफलता नहीं मिली, लेकिन कंपनी की प्रतिष्ठा थोड़ी सी बच गई। हम उनको वित्तीय सामना करना पड़ा, एक वित्तीय संकट उठाना पड़ा, और एक सबसे बड़ी बात हुई कि वह मराठाई शक्ति को पहचान गए। दूसरा, उनको ये भी आभास हो गया कि जब तक मैसूर को पूर्ण समाप्त नहीं करे तब तक मराठाओं के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि निजाम को तो किसी तरीके से मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन मैसूर और मराठाओं के साथ समानांतर संघर्ष करना अंग्रेजों के लिए थोड़ा मुश्किल था। तो इस वजह से ये संधि पहले हुई और 1805 में द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष हुआ। ठीक हम जानते हैं कि 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली भारत में आए और उन्होंने सहायक संधि की एक बहुत चमत्कारिक योजना लेकर वो भारत के लिए आए, भारत के विदेशी राजाओं के रियासतों के संबंध में। और 1800 ठीक उसी समय में मराठों के सबसे बड़े सेनापति, जिसको हम कहते हैं नाना फडणवीस, उनकी 1800 ईस्वी में डेथ हो गई। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इसमें सामने आती है कि 1803 और 1805 में लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रस्ताव कई बार स्वीकार किए, लेकिन प्रस्ताव माने नहीं गए। और उसके बाद में जब नाना फडणवीस की डेथ हो गई, तब उनको ऐसा लगा कि अब शायद कोई भी इस प्रकार का विरोध नहीं करेगा, कोई भी मराठा सैनिक जो है या मराठा सेनापति विरोध नहीं करेगा। और बाजीराव का खुद का भी ये था कि वे अंग्रेजों के साथ विरोध करने की अपेक्षा जो स्वयं उसके खाप है, जो पेशवा के खाप है, बाजीराव सेकंड थे इस समय, प्रथम 1720 से 1740 के बीच में थे, तो उनका इसके बजाय इसके कि वह अंग्रेजों का विरोध करे, उनका यह था कि वह सिंधिया, होलकर और इनके आपस के बीच में अपनी स्थिति को लें, तो वह वहां पर ज्यादा अपने गठजोड़ बनाने के लिए ज्यादा माना जाते रहे। अब इसी समय में क्या होता है कि सिंधिया और होलकर के बीच में संघर्ष होता है, और सिंधिया जो है वो होलकर की सिंधिया जो है एक तरीके से माना जाए कि पूना पर आक्रमण करते हैं और पूना में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए करते हैं, तो सिंधिया सफल हो जाते हैं और होलकर बाजीराव जो है सिंधिया की तरफ हो जाते हैं, महादजी सिंधिया की तरफ। लेकिन इसी समय यशवंत राय वो होलकर जो थे, उन्होंने पूना पर जबरदस्त आक्रमण किया और पूना को लगभग साथ विजय प्राप्त कर लिया। और इतना जबरदस्त आक्रमण था कि स्वयं बाजीराव सेकंड जो पेशवा थे, उनको बेसिन नामक जो एक दक्षिण में है, पूना के पास क्षेत्र है, वहां पर जाकर शरण लेनी पड़ी। और ये एक बहुत अजीब स्थिति थी। ठीक इसी समय में लॉर्ड वेलेस्ली की एंट्री होती है और लॉर्ड वेलेस्ली 1802 में होलकर के आधिपत्य से पूना को मुक्त कराते हैं। देखिए, बिना निमंत्रण के, केवल इतना, जबकि उन्होंने पेशवा ने आर्थिक सहायता मांगी है, लेकिन अंग्रेज इस समय राजनीतिक सहायता देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और वो राजनीतिक सहायता दें क्यों? क्योंकि पिछले 1798 से लेकर 1803-4-5 तक लॉर्ड वेलेस्ली लगातार सहायक संधि में राजस्थान के राजाओं को कुछ एक छोड़ दीजिए, बाकी लगातार सफल होते जा रहे हैं। और इस वजह से उनका हौसला बहुत बुलंद है और मैसूर जैसा शक्तिशाली राज्य पूर्णतः समाप्त हो गया और अंग्रेजी कंपनी के आधिपत्य में आ गया था। तो ये हुआ। और इसी यहाँ जो एक घटनाक्रम सामने आता है वो आता है कि होलकर वापस शेष भारतीय राजाओं को साथ लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक सैनिक अभियान करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी असफल रहते हैं। अब पक्ष क्या हो गया है बेसिन की संधि में कि अंग्रेज बेसिन की संधि को धारा को निर्धारित करने वाले एक निर्णायक दाता बन गए हैं, और वहीं जो अंग्रेज केवल एक आर्थिक लाभ देने वाले थे, वो एक पुनः व्यापारिक शक्ति के रूप में, एक निर्णायकता के रूप में आते हैं। और बेसिन की संधि अंग्रेजों ने बाजीराव के साथ में की है। और इस संधि का जो सीधा तो हुआ कि पूना में जो है वो अंग्रेज और भारतीय सेना दोनों रहेगी, पैदल सेना, लेकिन वो खर्चा बाजीराव उठाएंगे। दूसरा जो है तृप्ति, गुजरात, कच्छ, तुंगभद्रा नदी का जो है, नर्मदा का कुछ मध्य का भाग है, ये जो पूरा जिसको कहते हैं दोआब का क्षेत्र है, ये सारा अंग्रेजी कंपनी के अधीन आएगा, जहाँ की आय लगभग 26 लाख रुपए के आसपास मानी जाती थी। और कंपनी को सूरत नगर, जो श्रेष्ठ व्यापारिक नगर कहा जाता है प्राचीन से, उसको कंपनी को सूरत को देना पड़ा। और निजाम से चौथ वसूल करने का अधिकार जो है उन्होंने मराठों ने छोड़ दिया और कंपनी को दे दिया।
और गायकवाड़ के विरुद्ध युद्ध न करने का वचन दिया। ये काम नहीं किया क्योंकि बड़ौदा में जो गायकवाड़ थे उनको युद्ध न करने का दिया। अंग्रेज विरोधी अन्य यूरोपियन शक्तियां जो भी है उनके साथ में कोई भी समझौता नहीं किया, यानी सीधे सीधे तौर पर लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि छुपे रूप में दृष्टिगोचर चलो जी। निजाम और गायकवाड़ शासकों के मध्य झगड़े में कंपनी मध्यस्थता करेगी, एक बहुत बड़ा बिंदु ये सामने निकल कर आया। तो ये जो 5 साल पहले की, पहला आपका राजनीतिक संकुचिता कर दी, दूसरा आपका सैनिक हस्तक्षेप कर दिया, तीसरा आपका राजस्व का प्राप्त कर लिया, चौथा एक तरीके से पड़ोसी राज्यों को के संबंध स्थापित करने में स्वयं की भूमिका स्थापित कर दी। तो बेसिन की संधि एक प्रकार से ये थी कि कंपनी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी और ये प्रत्येक उस मामले में मध्यस्थ हो गई जिसमें कि पेशवा के संलग्न होने की संभावना थी। इसके पश्चात वेलेस्ली का एक उद्देश्य पूर्ण हो गया कि मराठों ने निजाम को परेशान करना कर दिया जो कि कंपनी के संरक्षण में था। और ये बेसिन की संधि ने कंपनी को भारत में एक तरीके से थाली परोस कर तो नहीं दिया, यद्यपि इस थाली परोसने वाली दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था जो बहुत बड़ी हुआ और अंग्रेजों के हौसले बहुत बुलंद हो गए। आगे अध्याय में हम पढ़ेंगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा और पहाड़ के हार के कारण। धन्यवाद।